हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो एज़ यूजुअल हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम को यानी चैप्टर की हेडिंग को क्लियर करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसे ही हम समझेंगे। सबसे पहले क्या आपने अपने प्रीवियस क्लास में क्लास 8th में और 7th में ही पढ़ा होगा कि हमारे पास दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जो तो पहले तो रिवर्सिबल होता है, उसके अंदर कोई भी नई चीज़ फॉर्म नहीं होती। और जो दूसरा हमारे पास केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और उसके अंदर एक कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे हम बात करें कटिंग ऑफ वुड की, लकड़ी को काटना, तो हम लकड़ी को काटते हैं तो वो एक हमारा फिजिकल चेंज है जिसके अंदर कोई भी एक नई चीज़ नहीं बनती। लेकिन जब हम केमिकल चेंज की बात करें, जैसे कि हमारा बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो हमारे केमिकल चेंज है क्योंकि उसके अंदर एक नई चीज़ फॉर्म हो जाती है। दैट्स वाई। तो आप दोनों में फ़र्क शायद समझ गए होंगे। तो हमें इस चैप्टर में वही केमिकल रिएक्शन की बात करनी है जिसके अंदर केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। तो अब कभी भी कोई केमिकल चेंज अगर हो रहा होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपके पास ये 4-5 ऑब्जर्वेशन है, इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है, स्टेट के अंदर चेंज होने का मतलब कि या तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज़, या तो उसके कलर में चेंज हो रहा है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसके कलर में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ समझ जाना कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें से गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट फॉर्म हो रही है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप वहाँ से भी समझ जाना कि वहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और फोर्थ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है हमारा, तो वो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये 4-5 हमारी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपको भी बताई। आप लोग इन सबको याद कर लेना और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट है कि अगर जो भी केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। यहाँ पे आप जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं। सपोज मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि रिएक्शन के अंदर जो भी पार्ट लेते हैं वो से हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनता है हमारा, रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर जाते हैं उसके बाद जो फॉर्म होता है रिएक्शन में, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, प्रोडक्ट हमारे राइट हैंड साइड में होते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे आज के बाद से, तो आप उसको बैलेंस करके लिखोगे। जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक हमारे पास एटम है और राइट हैंड साइड में भी एक है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 4 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के हमारे पास 4 है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 1 है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि, और अगली बार से आप कोई भी इक्वेशन लिखोगे तो आप उसे बैलेंस करके लिखोगे। बैलेंस करने वाला सिंपल इतना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में आपके पास जो एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। और हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी एनर्जी जो होती है वो नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे ही सेम आप बैलेंस करते केमिकल इक्वेशन को फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद हमारी आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने अभी तो ये पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ये सब हमने पढ़ा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारी तो ऑब्जर्वेशन, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये सब केमिकल रिएक्शन इसमें हो रही है। और अभी हमने बैलेंस भी पढ़ लिया। बैलेंस क्यों करते हैं हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में हम एटम को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप ऑफ रिएक्शंस। पहला हमारे पास जो टाइप है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। यानी कि मैंने बताया था रिएक्टेंट वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और ये एरो का निशान बनाया हुआ, और इसके
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है सोडियम सल्फेट और प्लस में बेरियम क्लोराइड। तो अब इसके अंदर क्या होगा, जो सोडियम का जो आयन है और बेरियम का जो आयन है ये दोनों आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब कि बेरियम के पास सल्फेट आ जाएगा और सोडियम के पास हमारा Cl आ जाएगा। ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर हमारे पास आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो हमने 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमारा रिएक्टेंट केवल एक होता, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट केवल एक होता है। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट केवल एक होता है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ये हमारी सेम अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तीसरी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यानी मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। फोर्थ है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। और इसके साथ ही साथ आपको 2 रिएक्शन को और याद रखना है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। अब चारों टाइप की रिएक्शन पढ़ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन या तो ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ये अगर दोनों में से कोई भी चीज़ आपको देखने को मिली तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कॉपर है और प्लस में ऑक्सीजन है, आप देख पा रहे होगे, मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये हमारे पास कॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर प्लस ऑक्सीजन है जो रिएक्टेंट साइड में है, और हमने जब इस प्रोडक्ट साइड में देखा तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो भी वो भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, और जो हमारे प्रोडक्ट में बन रहा है कॉपर प्लस में वाटर। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ, तो हम ऑक्सीडेशन समझ चुके हैं। ऑक्सीडेशन हमारे पास वो होता है, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब रिडक्शन सेम उसके अपोजिट है। रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही हो और ऑक्सीजन लूज कर रहा हो यानी कि ऑक्सीजन हट रही हो तो उसे हम बोलते हैं अपना तो गाइज मैंने आपको रिडक्शन समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक ही रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। जैसे रिडॉक्स का अंदर ही आपको रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कॉपर ऑक्साइड है वो रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जाकर केवल कॉपर बचा, मतलब ऑक्सीजन इसमें से हट गया। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन अगर हट जाए तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। दूसरे में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी इक्वेशन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोरोजन। कोरोजन हमारा जो होता है, कोई भी मेटल होता है जब वो किसी भी एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे हम बोलते हैं अपना कोरोजन। तो इसी वजह से हम जो करते हैं मेटल की को कोटिंग करके रखते हैं, इसे हम गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब मेथड के थ्रू हम जो है कोरोजन से अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी ऑयल और फैट जब हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, और जो अपने जितने फूड जो भी होते हैं हमारे पास, जैसे अपने चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हो, उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि वो उस रेंसिडिटी से बच पाए। आपके घर में आपकी मदर पिकल्स वगैरह बनाती होंगी, उसके अंदर वो ऑयल ऐड करती हैं ताकि वो जो आपका जो भी पिकल है उसको लंबे समय तक ठीक रहे, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज ना हो। ये हमारा रेंसिडिटी था जिसके अंदर हम अपने फैट और ऑयल को ऐड करते हैं ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। रेंसिडिटी में मेनली हम जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने चीज़ को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, इसलिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में ही प्रोडक्ट करके रखते हैं। जैसे आप जो चिप्स कुरकुरे
अब हम अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था पिछले स्लाइड पे कि हमारे पास दो, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा होगा और यहाँ पे वाटर है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट साइड में है, और जो एरो के बाद में जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, और दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और प्लस में ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर हमारा जो वाटर बना रहे हैं, और ये भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो और प्रोडक्ट केवल एक ही फॉर्म हो रहा हो। अब नेक्स्ट है हमारा एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर ये ऐसी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसके अंदर से हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारी जितनी भी ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट आप देख रहे होगे, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास केवल एक ही है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास ये हमारा रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर ये हमारा रिएक्टेंट है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो है वो प्रोडक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक हमारा दूसरा नाम भी होता है क्यूक्लाइन बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेगलाइन भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी रिएक्शन होती है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने बताया था एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर से हीट रिलीज हो रही हो, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आपको हीट उसको देनी पड़ रही है, मतलब कि वो जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद जो है रिएक्शन हो रही है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 412N2 देख रहे हो गया, प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट है और मिलकर बना रहे हैं हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आप याद कर लेना इसको। इसके अंदर जो है हमें इस रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है और आगे प्रोसीड करने के लिए। अभी तक हम तीन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट, और एक्सोथर्मिक में हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप आगे प्रोसीड कराने के लिए हमें उसके अंदर से हम पहचान होती है कि एक्सोथर्मिक में से हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसका दूसरा टाइप दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट केवल एक होता है और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ठीक अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा होते थे, प्रोडक्ट केवल एक, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट केवल एक होगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फेरस सल्फेट देख रहे होगे, यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, और ये एरो के बाद जो हमारे प्रोडक्ट दिख रहे होंगे आपको फेरिक ऑक्साइड, और प्लस में हमारे पास SO2 और प्लस में SO3, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट केवल एक है और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमारे जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सारी एंडोथर्मिक होती हैं। क्योंकि एंडोथर्मिक क्यों होती हैं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो कॉम्बिनेशन होती है वो ज़्यादातर हमारी एक्सोथर्मिक होती हैं क्योंकि वो हीट रिलीज करती हैं। डीकम्पोजिशन के इसके बाद तीन और टाइप्स है डीकम्पोजिशन के ही पार्ट हैं वो। पहला हमारा है फोटोलाइटिक, दूसरा है थर्मल, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। आप इसके भी एग्जांपल्स याद कर लेना, ये हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ही पार्ट है। तो हमारी दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और हम उसके बाद पढ़ चुके हैं एक्सोथर्मिक और उसके बाद एंडोथर्मिक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हमारा मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। इसके अंदर हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो आपने शायद याद करी होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, और प्लस में हमारे पास जिंक दिया हुआ है। तो हमारे पास जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर जो क्या करता है कि जिंक क्या करता है, कॉपर का यहाँ पे आयन लेकर और फिर यहाँ पे जिंक सल्फेट बना लेता है, और यहाँ पर कॉपर अकेला रह जाता है। ये हमारा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर हमारे पास एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास आयरन है और यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट है। अब क्या करता है, हमारे पास जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को अकेला छोड़ देता है, और आयरन जो होता है कॉपर का सल्फेट ले लेता है। ये रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट